नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्य एशिया पर आतंक का साया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। आतंक के पर्याय बने इस्लामिक स्टेट धीरे धीरे अपनी मध्य एशिया की ओर अपनी पकड़ मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि सीरिया और इराक के इस्लामी आतंकवादी मध्य एशिया की ओर अपना फोकस लगातार बढ़ा रहे हैं, जो कि रूस और चीन तक फैल सकता है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो मध्य एशिया में आतंकवादी खतरा एक समस्या विभिन्न दृष्टिकोण नाम के रिसर्च पेपर से पता चलता है कि इस्लामिक स्टेट के नए रंगरूट मध्य एशियाई देशों से आ रहे हैं। लेखक के मुताबिक इन कट्टरपंथी समूहों के मजबूत होने की ठोस आशंका है। हालांकि इसका कोई ठोस आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक सीरिया और इराक जैसे देशों से हजारों युवा इस्लामिक स्टेट से जुड़े हैं। उन्होंने चिंता जताई है कि यूरेशियन क्षेत्र में खिलाफत के विस्तार की आशंका है, जो इस्लामिक स्टेट की विचारधारा और इसकी रणनीति के लिए स्वदेशी मिलिशिया के साथ भी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे प्रमाणित करने के लिए कई उदाहरण मौजूद हैं। अगस्त 2021 में उज्बेकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामी आंदोलन के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा जारी की थी। इसे क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा माना जा रहा है। एक अन्य प्रमुख चिंता अफगानिस्तान में तालिबान की उपस्थिति है, जो तुर्कमेनिस्तान जैसे सीमावर्ती देशों को अस्थिर कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस से भी जिहादी आंदोलन के लिए भर्ती किए जा रहे हैं और इसका असर तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों में देखा जा सकता है। तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देश सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन सीएसटीओ में शामिल नहीं है। ऐसे में इन देशों को अधिक खतरा है। यही कारण है कि दोनों देश सीमा पर हुए कुछ हिंसक घटनाओं के बाद सुरक्षा सहयोग के लिए रूस से समझौते के लिए पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि ताजिकिस्तान से भी सैकड़ों युवा इस आतंकी ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में ताजिकिस्तान के सबसे प्रभावशाली सैन्य अधिकारियों में से एक कर्नल गुलमुरोद खलीमोव ने भी इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए संस्थागत रैंक को छोड़ दिया है। और इस खास पेशकश पे चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवा देता हूं आपसे। शैलेंद्र सिंह रहेंगे हमारे साथ, जो कि रक्षा मामलों के जानकार हैं, और राजेश भारती जी हैं हमारे साथ, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जी राजेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो इस्लामिक स्टेट है वो मध्य एशिया के लिए और खतरा बन सकता है, क्योंकि कई सारे देशों से लोग निकल निकल के जा रहे हैं और इस संगठन में शामिल हो रहे हैं। तो इस रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या है आपकी इस रिपोर्ट पर? देखिए, इस रिपोर्ट से एक डर तो दुनिया के सामने फिर से आ ही गया है। जी राजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है मुझे। मैं बोला कि दुनिया के सामने एक ये फिर से एक डर तो पैदा हो ही गया है इस रिपोर्ट के बाद। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो राजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है मुझे। जी बिल्कुल। तो जैसा मैंने कहा कि अभी जो रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो इस्लामिक स्टेट है वो मध्य एशिया की तरफ बढ़ रहा है और अपनी पकड़ और मजबूत बना रहा है, तो इस रिपोर्ट पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस रिपोर्ट से एक डर दुनिया के सामने फिर से सामने आ गया है। लेकिन ये जो है कि हम डर गए, दुनिया समस्याओं की तरफ और बढ़ चलेगी। सवाल ये है कि आईएस जो 99 के आसपास एक संगठन है, 2014 में ये जो है वर्ल्ड प्रोमिनेंस प्राप्त करता है, जब ये मोसूल जैसे कुछ इराक के शहरों पे कब्जा कर लेता है। तो बात ये है कि इस तरह की जो है गतिविधि इस्लामिक स्टेट संभव कैसे है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे। देखिए, मध्य एशिया में जो तानाशाही सत्ता तंत्र है अक्रॉस द लाइन, चाहे वो सऊदी अरब हो या वो ईरान हो, तो जो भी मध्य एशिया के देश हैं, ज्यादातर देशों में सत्ता तंत्र में बैठे लोग हैं, वो तानाशाही से काम चला रहे हैं। तो जो तानाशाही व्यवस्था है, उस तानाशाही व्यवस्था में जो है ये अवसर एक तरह से छुपा होता है। दूसरा, अफगानिस्तान में तालिबान की जीत ने ये बता दिया कि जो है आईएस के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान अमेरिका की उपस्थिति, नाटो की उपस्थिति के बाद जिस तरह से सफलता प्राप्त किया। अब ये अलग बात है
उस सफलता में पाकिस्तान का कितना साथ था, लेकिन अंततः फ्रंट की लड़ाई तो तालिबान के लड़ाके लड़ रहे थे। तो तालिबान के लड़ाके जिस कॉज के लिए लड़ रहे थे, और आईएस का जो कॉज है वो लगभग एक ही तरह का कॉज है, जो है खिलाफत को स्थापित करना, इस्लामिक दुनिया बनाना, इस्लाम का एक्सपेंशन करना। तो उस विचारधारा वापसी जो हुई है अफगानिस्तान में, उस वापसी में जो है आईएस को फिर से एक बार जो कह सकते हैं कि उन्हें जो है उनकी जमीन को फिर से हरा भरा करने के लिए अवसर उपलब्ध करा दिया है। और दुनिया में जो लोग इस्लाम के विचारधारा के नाम पे या खलीफा के नाम पे हो या शरिया के नाम पे हो या किसी अन्य थॉट प्रोसेस के नाम पे हो, जो है वो आईएस को जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। और कई देशों में हलचल है, चाइना को, भारत को भी खतरा बताया जा रहा है और विदेश के सामने खतरा हो सकता है। लेकिन ये धारा आगे अभी जो है फिर से एक बार जो है, देखिए अफगानिस्तान में जब अमेरिका वापसी कर रहा था तो हम बहुत सारे लोग जो है इस बात से खुश थे कि अफगानिस्तान में अमेरिका पराजित होकर जा रहा है। तो हमें ये बात उसी समय समझना था कि ये अमेरिका की पराजय नहीं है। एक बार कट्टरपंथी सत्ता दुनिया में कहीं भी बैठ है तो उस तरह के सारे तरह विचारधारा जो होते हैं, इससे रिलेटेड विचारधारा जहाँ भी दुनिया में मान रहे होते, उनको जो है फिर से एक बार संबल मिल जाता, आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति मिल जाती। हमने उस समय अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी नहीं हो, कैसे अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता प्राप्ति न मिले, कैसे उसे रोका जाए, इसके लिए दुनिया को एक होना चाहिए, तो वो नहीं हुआ। और ये खतरा है और ये खतरा आगे अभी और बढ़ेगा। जी बिल्कुल, तो खतरा और आगे हो सकता है और यही चिंता जताई गई है जो थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट तैयार की है। शैलेंद्र सिंह जी, जिस तरह से आईसीस अगर बात करें, आईसीस को एक तरह से खत्म कर दिया गया था, लेकिन सबको पता है कि आईसीस उस तरह से खत्म नहीं हुआ और अंदरूनी तौर पर वो अपने आप को और मजबूत करने में लगा हुआ है। और जिस तरह से अफगानिस्तान में हालात बदले हैं, अफगानिस्तान में अब तालिबान का शासन आ गया है और ज़रूर कहा जाता है तालिबान अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि वो आईसीस से अलग है वो, लेकिन सबको पता है कि इनका जो एक उद्देश्य है, सबको पता है कि दोनों मिलकर कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं जो ये रिपोर्ट सामने आई है, और ये भी जो बात कही जा रही है कि चीन तक इनका नेटवर्क फैल सकता है, रशिया तक इनका नेटवर्क फैल सकता है, तो क्या कुछ आपको लग रहा है इस रिपोर्ट पर, क्या कुछ कहेंगे आप? अगर आप बुरा ना माने और मेरे अगर कोई भी पैनलिस्ट इसको थोड़ा पॉजिटिवली ले लें, कमेंट जरूर मेरा नेगेटिव होगा लेकिन उसको पॉजिटिवली समझें। सर ये डर क्या होता है? व्हाट इज डर? व्हाट इज खतरा? एज अ फौजी मैं आपको समझाता हूँ डर और खतरा क्या होता है। डर और खतरा वो होता है जब तक गोली सामने से नहीं चली, इसका खतरा रहेगा कि सामने मेरी दूसरी कंट्री वाला मेरे ऊपर गोली चला सकता है। डर किस चीज का होता है? कि मेरी जान जा सकती है। मैं आज आपको एक नया पर्सपेक्टिव, फौजी पर्सपेक्टिव देता हूं इसमें। जी। मुझे डर इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं बॉर्डर पर ज्यादातर टाइम सर्व करता हूं तो वो डर कम हो जाता है। मैं 365 दिन सर्व करता हूं और मैं देखता हूं कि 365 दिन में मेरे को गोली नहीं लगी, मेरा डर कम हो गया। खतरा क्या था कि वहां से गोली आ रही है, मैं यहां से इतनी गोलियां चलाता हूं कि वहां से गोली आनी बंद हो जाती है, मेरे लिए खतरा है ही नहीं। मैं अपने आप को प्रोटेक्ट इतना अच्छा करता हूं अपने बंकर के अंदर कि मुझे खतरा है ही नहीं। अब जब आ गई बात आपने जो कही और जो भी बात चल रही है, जब तक, हालांकि ये एडवर्टाइजमेंट्स में आते हैं कि डर के उस पार जिंदगी है जी, इसमें से हम सीख सकते हैं कि डर के उस पार सही जिंदगी है, क्योंकि अगर सिर्फ डर के वजह से जिए तो वो तो फिर दिल्ली में भी प्रॉब्लम है। आईएस की मेरे को जरूरत क्या है भाई? मुझे तो दिल्ली में भी प्रॉब्लम है, मुझे नॉर्थ ईस्ट में भी प्रॉब्लम है जी, मुझे मध्य एशिया और पता नहीं कौन सा एशिया जाने की जरूरत क्या है? लेकिन अगर खतरे का अगर आकलन हम सही तरह से कर सकें तो इसके खिलाफ हम तैयार हो सकते हैं, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कितना बड़ा खतरा है और कैसे हमको उनके खिलाफ तैयार रहना है। बिल्कुल सर, मैंने इसीलिए क्या बोला कि वो खतरा और डर कम करने का तरीका क्या है, वही मैंने आपको समझाया कि खतरा कम कैसे होता है मेरे फौज में, कि मैं एक अच्छे बंकर बनाता हूं, उसमें रहता हूं और मैं अपनी तरफ से इतना फायर करता हूं कि सामने वाला फायर ना कर पाए। ये तरीका मैंने आपको, अब इसी को मैं आपको ग्राउंड पर ले जाता हूं जो जिस टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो थिंक टैंक है जिसने भी ये रिपोर्ट निकाली है,
आईएसआईएस के साथ इनका डायरेक्ट टेलीफोन कनेक्शन है। ये कहां से आ रहा है? ये जो अभी अभी हमने बात करी कि हम यूएसए को ब्लेम ना करें अफगानिस्तान के लिए, क्यों नहीं करें जी? आप आए थे चीजें ठीक करने की, आपने वर्ल्ड में जिम्मेदारी ली थी, आपने अपने आप को वर्ल्ड का लीडर नंबर 1 बताया था। आपने बोला मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास इकोनॉमी है, मेरे पास हथियार है, मेरे पास फौज है। जी शैलेंद्र जी, और तो मैं रूस को निकाल कर आप चीजें इस ठीक कर रिपोर्ट को दूंगा। आप नकार रहे हैं, आप नहीं मानते कि जो रिपोर्ट में कहा गया नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं हो नहीं, सकता है? अगर जी मैं तो आपके अपनी हिसाब रिपोर्ट से क्यों नहीं बना रहा? अगर आपके हिसाब से मैं जानना चाहूं कि आपके हिसाब से क्या आकलन है, जिस तरह से आईसिस की बात करें, अफगानिस्तान में अब तालिबान की सरकार आ गई है, तो आपका क्या आकलन है जो मध्य एशिया में जो Very खतरे की जो हम बात कर रहे हैं आतंक को लेकर, इसमें क्या आकलन है आपका? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आप और मैं खतरे को इवेलुएट करते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, चलिए कोई बात नहीं, मैं आप खतरे को इवेलुएट कर देता हूँ। कोई भी थिंक टैंक वर्ल्ड में अगर कुछ बोलता है, उससे हमें सीख लेनी है, उससे हमें डरना नहीं है। वो रिपोर्ट जो है वो खतरे बताती है, वो सेंसेशनलाइज करती है, क्या करती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मुझे उससे सीख लेनी है। मुझे सीख क्या लेनी है कि आईएसआईएस, आपने ही कहा अभी कि वो अपने आप को रिजुवनेट कर रही है, वो अपने आप को फिर से, हालांकि किसी ने क्लेम किया था कि भाई हमने खत्म कर दिया। किसने क्लेम किया था सर? यूएसए ने क्लेम किया था, आपने, मैंने नहीं किया था। बाय द वे, मुझे आप एक बात बता दीजिए, अफगानिस्तान सिचुएशन किसने क्रिएट करी थी? जिसने क्रिएट करी वो बच जा रहा है, उसका कोई और, आप और मैं यहाँ प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। अब आ गई बात जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब मैं बाकी बातें नहीं डिस्कस करूंगा जी। मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस बात पर कि जब आप और हम जब भी बात करते हैं आईएसआईएस और ये सब, हम बेसिकली इस्लामिक की बात कर रहे हैं, मोटे मोटे तौर पर, कि इस्लामिक टेररिज्म, फैनेटिज्म, ये वो सब कुछ वर्ल्ड में बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। शक क्या है? जब सब जगह हो रहा है तो उसका एक फेयर शेयर रशिया में भी जाएगा, चाइना में भी जाएगा और इंडिया में भी आएगा। अगर आपको याद हो, काफी साल पहले की बात है जब लोगों ने कहा कि आईएसआईएस का मॉड्यूल भारत में पकड़ा गया, बड़ी क्रिटिसिज्म हुई कि नहीं जी आईएसआईएस तो हमारे यहाँ है ही नहीं। हमने तब भी कहा कि वो है या नहीं है, हमें वो स्टेप्स लेने हैं कि वो यहाँ ना आए जी। अब उसके डिप्लोमेटिक स्टेप लीजिए, ऑफेंसिव स्टेप लीजिए, डिफेंसिव स्टेप लीजिए, इकोनॉमिक स्टेप लीजिए, मुझे नहीं पता जी, लेकिन उसको अवॉइड करना, ये वो वाली बात है कि पाकिस्तान टेररिज्म मेरे यहाँ फैला रहा है। हमने जाकर 2 बार स्ट्राइक करी, काफी कुछ चेंज हो गया सिचुएशन। आज हमारी एक मिसाइल जब उधर जाती है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल शरण जी, तो क्या स्टेप्स भारत उठा सकता है, इस पर भी मैं वापस आऊंगा आपके पास और जानने की कोशिश करूंगा कि भारत क्या कुछ स्टेप्स उठा सकता है। मैं फिर से राजेश भारती जी का रुख करता हूं। राजेश जी, इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि रूस और चीन तक भी इनका आतंक फैल सकता है, और ऐसी भी कुछ खबर है कि रशिया से भी कुछ लोग इस संगठन में शामिल हो रहे हैं। लेकिन चीन की हमने पॉलिसी देखी, वो जीरो टॉलरेंस नीति अपनाता है आतंकवाद के खिलाफ। भले वो कितनी भी बात करता है कि हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन सबको पता है कि चीन किस तरह से क्या कुछ कड़े कदम उठाता है। तो आपको लगता है कि ये जो बात चल रही है कि मध्य एशिया में आईसिस का, इस्लामिक स्टेट का जो आतंकवादी है, इनका और प्रभाव बढ़ सकता है, तो क्या चीन में इसका कुछ असर पड़ सकता है? क्योंकि ऐसी भी खबरें आती है कि कहीं ना कहीं चीन पीछे से इनकी मदद करता है दूसरे देशों को कमजोर करने के लिए। मैं आपकी बात पे बोलने से पहले जो है, तो शैलेंद्र जी हमारे दूसरे पैनलिस्ट बात करेंगे, मैं उनको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि सीमाओं पे जो है दुश्मन के आक्रमण का सामना करना या उसे जवाब देना और विचारधारा की लड़ाई अलग होती है। विचारधारा जो है संस्थाओं को जन्म देती है, उस विचारधारा ने ही भारत में अनेकों संस्थाओं को जन्म दिया। विचारधारा ने दुनिया में कितने देशों की संस्कृतियां बनाई और बिगाड़ी है। विचारधारा की लड़ाई बंदूकों से नहीं, विचारधारा की लड़ाई जो है आपको दोनों स्तर पे लड़ना होता है। बंदूक की जहाँ जरूरत पड़ती है तो बंदूक के लेवल पे, और विचारधारा की लड़ाई विचारधारा के भी लेवल पे लड़नी पड़ती है। उसे कमजोर करने के लिए केवल बंदूक काफी। रही बात जहाँ तक चाइना के ऊपर असर पड़ने का, तो चाइना जिस तरह से उसने अपनी कह सकते हैं कि उसने अपनी किलेबंदी की। देखिए, चाइना के अंदर आईएस के खतरे को तभी चाइना के ऊपर प्रभाव आएगा जो चाइना के एक ही रीजन, जिनजियांग रीजन में मुस्लिम जनसंख्या है।
और वहाँ पे तो ऑलरेडी वो ट्रेनिंग कैंप्स और बाकी चला के जिस तरह से उन लोगों का कल्चरलाइजेशन प्रोग्राम चला रहा है, उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के अभियान चला रहा है, उसमें मैं अभी आईएस के प्रभाव में चाइना के ऊपर सीधा कोई प्रभाव नहीं आएगा, इवन यूएस के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं। जी। और अगर रशिया की बात करें, क्या रशिया में इसका प्रभाव दिखाई देगा? नहीं, रशिया में जो चेचन्या रीजन है वहाँ तो उसमें एक कह सकते हैं कि एक बड़े बाहुबली को खुद ही बिठाया हुआ है, जो तालिबान की तरह की भाषा, आईएस की तरह की भाषा के बीच के ही लोग हैं, उनके हाथ में चेचन्या का कमान है। तो इसलिए मुझे जो है अभी हाल फिलहाल रूस में भी इसका कोई खास खतरा नहीं था। ये खतरा है उन देशों में जो यूएस से अलग, कजाकिस्तान में। और हम भारत देश की अगर हम बात करें कि भारत देश में अक्सर हमने देखा है कि इसमें कोई शक नहीं कि अगर इस्लामिक स्टेट मजबूत हो रहा है, तालिबान की सरकार आ चुकी है और भारत इस खतरे को लेकर पहले से सजग रहा है, तो भारत में इसका इस रिपोर्ट के हिसाब से बात करूं, जो अभी थिंक टैंक ने रिपोर्ट जारी की है, इस हिसाब से भारत में आगे क्या कुछ, किस तरह का खतरा है और इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, ये भी मैं चाहूंगा आप थोड़ा बताइएगा इसमें। भारत के ऊपर तो जो है खतरा काफी, भारत जो है दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभाव जहां पड़ने की चांसेस है उनमें एक देश भारत है। क्योंकि भारत की अपनी डेमोग्राफी है, भारत की अपनी संस्कृति है, भारत की सीमाएं दुनिया, हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं, हम अफगानिस्तान के साथ सीधा शेयर नहीं करते माने, लेकिन अब हम अपने मैप में अफगानिस्तान के साथ भी सीमा शेयर करते हैं, ईरान भी हमारे आसपास का ही देश है। तो भारत के साथ जो है एक भारत के अंदर एक विचारधारा जो है ऑलरेडी संघर्षरत है। आप देख लीजिए जो पिछले उत्तर प्रदेश के रिजल्ट के बाद, चाहे वो अलग अलग शोभा यात्राओं के नाम से हो या नाम से, जो भी भारत में जिस तरह की घटनाएं सामने आई, तो एक चीज तो निश्चित है कि भारत में आईएस जैसे संस्थाओं के लिए अभी तत्काल कोई अवसर हो या नहीं, लेकिन जो है उस तरह इशारा जरूर कर रहा है कि भारत की व्यवस्था को, यहाँ के समाज के बढ़ते तनाव को हम कह सकते हैं, बढ़ते गैप को लोगों के बीच के, अगर ये हम पाट नहीं सके, कम नहीं कर सके, तो भारत को ऐसी समस्या का सामना करना। बिल्कुल राजेश जी, तो सरकार को और खुफिया एजेंसी को सतर्क होना पड़ेगा कि कुछ कुछ जो हालात कभी कभी ऐसे खराब हो जाते हैं जहां पर दो पक्ष आमने सामने आ जाते हैं, तो कहीं इसका फायदा आतंकवादी ना उठा ले, जो कि उठाते हैं, जिनका उद्देश्य ये होता है कि किसी देश में इस तरह की अस्थिरता पैदा करें और फिर वहां के एक पक्ष को अपने साथ मिलाने की कोशिश करें और उस देश पर आतंकवादी गतिविधियां करने की कोशिश करें। तो बिल्कुल आपने जो एक शंका जाहिर की है, मुझे लगता है कि सब इससे वाकिफ है और सरकार भी इससे वाकिफ होगी, खुफिया एजेंसी भी इस ओर काम कर रही होगी कहीं कि जो व्यवस्थाएं या जो अस्थिरता कभी कभी देश में बनती है उसका फायदा आतंकवादी संगठन ना उठा ले। जी शैलन सिंह जी, जैसा कि उस वक्त हम बातचीत कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, देखिए जो डर की बात हम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि हमको डरना है, हम डर की बात इसलिए कर रहे हैं, या हम खतरे के आकलन की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस डर शब्द को हटा दूं, हम खतरे के आकलन की बात करें, अगर हमको पता हो कि इस्लामिक स्टेट किस तरह से अपने पांव पसार रहा है, तालिबान किस तरह से हमारे भारत में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से यहाँ के जो हालात कभी कभी बिगड़ जाते हैं उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उनसे निपटने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो जिस तरह से चाइना एक जीरो टॉलरेंस नीति अपनाता है आतंकवाद के खिलाफ, भारत में बातें जरूर होती हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। तो आपके हिसाब से सरकार को, खुफिया एजेंसी को कितना सख्त होना चाहिए, और चाइना जैसे जो सख्त जीरो टॉलरेंस नीति है, क्या भारत उठा सकता है? ऐसी मेरी सोच है, गलत या सही मैं नहीं कह पाऊंगा, कि सब कुछ भारत सरकार के ऊपर छोड़ देना, ये मेरे ख्याल हम अपनी जिम्मेवारी से कटने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है हमारे हर देशवासी को, हमारी सोसाइटी को, हमारे कल्चर को अपने आप में सजग रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा कि इस तरह की कोई भी गतिविधि अगर हो रही है तो हम उसे ना केवल डिस्कवर करें, उसे रिपोर्ट करें, उसके अगेंस्ट खड़े हों, उससे बचे ना। सबसे बड़ी बात ये है। अब आप देखिए, आप ही सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हो जीरो टॉलरेंस, लेकिन जीरो टॉलरेंस हम में क्यों नहीं है? ये भाई हमें किसी ने रोका थोड़ी ना है। हालांकि मैं मानता हूँ हम एक बड़े अलग तरीके की डेमोक्रेसी हैं, हम एक अलग तरीके का कैरेक्टर रखते हैं, हम सब लोगों को चांस देते हैं,
सबसे बड़ी बात यह है कि आईएसआईएस अगर हमारे देश में कुछ ढूंढेगा तो वो क्या ढूंढेगा? वो ढूंढेगा एक तो इस्लामिक, क्योंकि वो खुद इस्लामिक है तो उनको लगता है कि उसी में ढूंढा जा सकता है। दैट मीन्स मुस्लिम कम्युनिटी, सीधी मतलब मैं मुस्लिम कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं आईएसआई के टारगेट की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अगर वो देखेगा कि यहाँ पर, इस जगह पर, जमीन पर, यहाँ पर इस्लामिक और मुस्लिम कम्युनिटी अनसेटिस्फाइड हैं जी, तो यहाँ जरूर आना चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी बिल्कुल, समय का मैंने तो जी बिल्कुल जी। मैं मेरे को बस 1 मिनट और दे दीजिए जी, 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। मुझे अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को एंगेज करना चाहिए कि वो आईएसआईएस के बजाय मेरे साथ एंगेज हो, मेरे देश के साथ एंगेज हो। सेकेंड पार्ट, एडमिनिस्ट्रेशन। आप अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए, प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा, सबसे बड़ी बात, पुलिस और फोर्स इतना तगड़ा हंटर रखनी चाहिए कि भैया तुझे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तू जाएगा। अगर तेरे को पता है कि तू बिल्कुल शरण जी, तो भारत सरकार को, खुफिया एजेंसियों को, हमारे जितने भी जो हमारे एजेंसीज है, हम भले चाइना की तरह जीरो टॉलरेंस नीति नहीं अपना सकते क्योंकि वहां की सरकार, वहां का देश और हमारे देश में बहुत फर्क है, लेकिन सख्त रहना और सतर्क रहना बहुत जरूरत है सरकार के लिए भी और खुफिया एजेंसियों के लिए भी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस खास इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो मध्य एशिया पर आतंक का साया, क्योंकि जिस तरह से इस्लामिक आतंकवाद अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और अफगानिस्तान में भी तख्ता पलट हो गया है, अब वहां पर तालिबान शासन है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए इसमें चिंता करने की बात जरूर है। लेकिन भारत को चिंता के साथ साथ सतर्क भी होने की जरूरत है और क्या कुछ स्टेप्स भारत सरकार और खुफिया एजेंसी उठा सकती हैं और इसको लेकर काम करने की जरूरत है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार और खुफिया एजेंसी इस ओर काम कर रही होंगी और हमें भी अपनी जो जिम्मेदारी है एक नागरिक के प्रति, उस जिम्मेदारी को भी हमें निभाना चाहिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।